जी, तो ये हमारे हैं स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। एक ख़ास मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको इसकी तरतीब मुख्तलिफ नज़र आएगी, लेकिन इसको अगर आपने प्रॉपर तरतीब में देखना है तो सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज़्म है, देन फंक्शनलिज़्म है, फिर साइकोएनालिसिस है, फिर बिहेवियरिज़्म है, और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, ह्यूमनिज़्म है, और कॉग्निटिविज़्म है। ये 7 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब होता क्या था कि सबसे पहले किसी ने साइकोलॉजी के बारे में अपना नुक्ता नज़र पेश किया। अब जब किसी ने एक बात कह दी, तो फिर दूसरे साइकोलॉजिस्ट जो थे, कुछ ने उससे इत्तेफाक किया और कुछ ने उससे इख्तलाफ किया। जिन्होंने इत्तेफाक किया तो उन्होंने उसको फॉलो किया और उसके साथ मिलके काम किया, और इख्तलाफ करने वाला जो ग्रुप था, उन्होंने कोई अलग रास्ता चुना और डिफरेंट एंगल से उसको सोचने लगे। तो इस तरह फिर उन्होंने अपनी अलग सोच का मुज़ाहरा किया, अलग बात कह दी, अपना नज़रिया पेश किया, और फिर हमारे पास एक और स्कूल ऑफ थॉट आ गया। फिर उसके बाद फिर तीसरा स्कूल ऑफ थॉट आया, कई दिहाइयों तक फिर वो रहा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरह कई सालों बाद नए नए नज़रियात, नए नए स्कूल ऑफ थॉट्स आते गए हमारे पास। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म, नाम से ज़ाहिर है नज़रिया साख्तियत। अगर इसको उर्दू में पढ़ेंगे तो उर्दू भी उतनी ही मुश्किल है जितनी इंग्लिश है, या शायद नफ्सियात की ज़बान में जो हमारे पास अल्फाज उर्दू में मिलते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा है बनिस्बत अंग्रेज़ी के। तो कोशिश करें कि स्ट्रक्चरलिज्म सबको समझ आ जाता है। जिस तरह अनाटमी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें हमारे मुख्तलिफ छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स मिलके एज अ होल बना देते हैं कोई चीज़। ठीक है, तो किसी चीज़ की साख का मुताला उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। विलियम वॉन्ट एक बहुत बड़ा नाम है इब्तदाई साइकोलॉजिस्ट में से। 1879 यानी कि 19वीं सदी के आखिर में ये लिप्सिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में इन्होंने अपनी पहली लेबॉर्ट्री कायम की, और इसको साइकोलॉजी का फाउंडर भी कहा जाता है। फोर फादर कह लें या फाउंडर कह लें, बानी कह लें। अच्छा, और विलियम वॉन्ट्स ने जो अपने नज़रियात पेश किए उसकी जो बुनियादें थीं वो स्ट्रक्चरलिज्म पर बेस करती थी। अब ये स्ट्रक्चरलिज्म क्या था? ये स्ट्रक्चरलिज्म, अच्छा, उसके बाद इसके कुछ स्टूडेंट्स थे जो इसके पास पढ़ रहे थे, उनका नाम जिन्होंने इसको फॉलो किया वो थे। अच्छा, फॉलोअर्स भी आपने याद रखने हैं, ये भी एमसीक्यूज आ जाता है। अब इस एक पेज में स्ट्रक्चरलिज्म किसने पेश किया, तो आप ऑप्शन होंगे। विलियम बॉन्ड। स्ट्रक्चरलिज्म के जो फॉलोअर थे कौन थे? एडवर्ड बी और टिचनर। ठीक है जी, ये दो इसके स्टूडेंट्स भी थे और इसको फॉलो करते थे, इसके नज़रिए को। और पहली लेबॉर्ट्री किसने पेश की? जी, विलियम बॉन्ड ने। तो ये एक पेज में से आपके 4-5 एमसीक्यूज बन सकते हैं, पॉसिबल है। अच्छा जी, हम क्यों पढ़ें स्ट्रक्चरलिज्म को, क्यों पढ़ें, या इस जो जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनका मकसद क्या है इस स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी करने का? उनका मतलब ये है कि ये कहते थे, क्योंकि देखें साइकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस भी है, स्टडी ऑफ माइंड भी है, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस भी है। तो ये कहते थे कि अगर आपका जो मेंटल प्रोसेस है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके स्टडी किया जाए, सादा उसकी डिस्कशन की जाए, स्टडी किया जाए, उसकी पेचीदगी की तरफ ना जाया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम जान जान सकते हैं। ठीक है जी। और इसने कहा था कि तरीकाकार क्या है कि हर इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने अंदर के बारे में इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इंस्पेक्शन या स्पेक्शन हम कहते हैं कि मुशाहिदा, मुआयना, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। और इंट्रो का मतलब होता है अपने ही अंदर, सेल्फ ऑब्जर्वेशन इसको कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो कॉन्शियसनेस है उसको समझना आसान हो जाएगा, मेंटल प्रोसेस को समझना आसान हो जाएगा।
फिर बाद में इसके ऊपर तनकीद हुई, क्रिटिसिज्म हुई। उन्होंने कहा कि जी इंट्रोस्पेक्शन जो है ना, वो काबिल एतबार नहीं है। हर बंदा अपने अंदर का मुताला, मुशाहदा इतना अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो टेक्निक है वो कोई इतनी खास वैलिड नहीं है। और ये भी किसी एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, अपने किरदारी पहलू हैं, और जो जिन चीज़ों से वो मोटिवेट होता है, उन उनमें कोई फ़र्क वाज़ेह नहीं कर सकता, या उनको इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकता कोई एक फ़र्द। किरदार हमेशा देखिए, मेंटल प्रोसेस या अपने बारे में, सोच के बारे में अंदाज़ा लगा सकता है एक इंसान, लेकिन चूंकि नफ्सियात स्टडी ऑफ बिहेवियर बिहेवियर भी है, तो इंसान अपने बिहेवियर को इतना अच्छे तरीके से जज नहीं कर सकता जितना कोई दूसरा जज कर सकता है। ठीक है जी। कोई एक खिलाड़ी खेल रहा है, आप बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व कर सकता है बनिस्बत खिलाड़ी अपने रवैये को ऑब्जर्व करे। ऐसा है कि नहीं है? फॉर एग्जांपल, किसी बात पे कोई एक खिलाड़ी गुस्से में आ जाता है, उसका फेस रेड हो जाता है, गुस्से से लाल पीला हो जाता है, उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, तो वो अपने आप को स्टडी नहीं कर सकता, जबकि बाहर बैठे लोग उसको ऑब्जर्व जो कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से उसको स्टडी कर रहे होते हैं। ऐसा है क्या, नहीं है? जी। तो ये इस स्ट्रक्चरलिज्म का एक छोटा सा तारुफ था। अब हम इससे ज़्यादा डिटेल हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होगी, और एक ही जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डेली बड़ी मुश्किल से कवर होगा। इसकी एग्जांपल्स और बहुत ज़्यादा जो डिटेल है उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। अच्छा, जो जो चीज़ जहाँ तक ना समझ आए ना, तब आपने मुझे रोक लेना है, वहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेने हैं। क्योंकि ये चीज़ें, जी, ये चीज़ें समझ आ गई ना, तो नेक्स्ट साइकोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए समझना। ये क्रिटिसिज्म हुई थी ना, क्योंकि ये जो थे स्ट्रक्चरलिज्म वाले थे, ये कहते थे कि हर इंसान अपना इंट्रोस्पेक्शन खुद करता है। बाद में लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि नहीं, आप तो कह रहे हैं कि वो अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन उसके किरदार का वो मुशाहदा कैसे करेगा? आप वो अपने बिहेव, यहाँ पे किरदार से मुराद बिहेवियर है, जो बर्ताव करता है। यहाँ पे करैक्टर नहीं है डिस्कस, याद रखिएगा। नफ्सियात में जब किरदार की बात होती है, तो आपका जो करैक्टर है वो इसमें नहीं आ रहा होता कि फलां अच्छा है, बुरा है, फलां नहीं। कोई एक बंदा दूसरे के साथ बर्ताव कैसा करता है, ये है करेक्ट, ये किरदार है, और ये बिहेवियर है। ठीक है जी। तो कोई भी एक पर्सन अपना बिहेवियर को जज नहीं कर सकता, जबकि दूसरे उसको अच्छे से जज करते हैं। ये इस नज़रिए के ऊपर एक तनकीद थी। ठीक है जी। और ये नज़रिया दिया गया जी, ये नज़रिया आप कह लें, ये था 1867। और ये जो थे, किसने दिया था भाई नज़रिया, जल्दी बताएं। विलियम बॉन्ड ने दिया था। बॉन्ड कह लें, वंडर ना कहें इसको, विलियम बॉन्ड। जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है फंक्शनलिज्म। और फंक्शनलिज्म भी, ये एक विलियम साहब थे, लेकिन ये विलियम बॉन्ड नहीं थे, बल्कि विलियम जेम्स थे। ये 1842 में पैदा हुए, और ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वहाँ पे उन्होंने स्टडी हासिल की और वहीं पे ये पढ़ाने लगे। अच्छा, अब ये नज़रिया क्या कहता था? याद रख लें, स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले, फंक्शनलिज्म से पहले जो स्ट्रक्चर का मैं थोड़ा सा मजीद उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, कि आपने एक कमरा बनाना है, उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रोसीजर आपका क्या होता है? जल्दी से बताइएगा।
एक एक ईंट जोड़ते हैं तो एक दीवार बनती है, चार दीवारें जोड़ते हैं, छत जोड़ते हैं तो एक कमरा बनता है। ऐसा है ना? तो स्ट्रक्चरलिज्म में छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके कोई एक बड़ी चीज़ बनाई जाती है। तो स्ट्रक्चरलिज्म वालों का मानना था कि अगर छोटी छोटी चीज़ों का मुताला किया जाए, अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन की जाए अपनी छोटी छोटी बातों को, तो हमें किसी की ज़ात को समझना हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, अब फंक्शनलिज्म वाले क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि साख्त की बजाय आप ये देखें कि ये चीज़ इस काम क्या करती है। अच्छा जी, अब दोनों को मज़ीद आसान करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो आप देखिएगा, भाई एक फ़ोन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा, देखने में और डिज़ाइनिंग में हर तरह से, उसके पार्ट्स लुक ये वो बड़ा, उसकी बॉडी बड़ी स्टील की और हर लिहाज से पायदार भी है, सारा कुछ भी है। ये स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये इसकी डेफिनेशन करेंगे जी, इसके सारे पार्ट्स जी बड़े मजबूत, पायदार और खूबसूरत ही वो बने हुए हैं। अब जो फंक्शनलिज्म वाले हैं ना, वो ये कहेंगे कि भाई जैसा भी बना हुआ है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो काम करने का तरीकाकार है, इसका जो रैम है, ये सिग्नल्स को कैच करना, कितना अच्छा नेटवर्क ये है, 4G 5G सपोर्टेड है, ठीक है जी। तो ये काम कैसा करते हैं, अगर ये काम ज़्यादा, इसकी मेमोरी वगैरह कितनी है, ठीक है, इसमें फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं या नहीं है, जदीद इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसके फंक्शन के लिहाज से इसकी वर्थ होगी, ना कि स्ट्रक्चर के लिहाज से। स्ट्रक्चर के लिहाज से और किसी लिहाज से ये बेहतर भी है। आपको याद है कि नोकिया 3310 एक मोबाइल था, पहला पहला मेरा मोबाइल था। वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता था। उसके बारे में कहते हैं कि जी वो अगर किसी के सर में मार दे तो वो अच्छा खासा उसको ज़ख्मी कर सकता है। वो कई दफ़ा उसको दीवार पे ज़ोर से मारते भी हैं, तो उसके बाद वो आराम से उसकी कुछ नहीं होता था। सिर्फ बॉडी क्रैक होती थी और अंदर बिल्कुल वैसा होता था, यानी कि इतना मजबूत था। क्या साख्त के लिहाज से वो बहुत मजबूत था, लेकिन फंक्शन के लिहाज से आज का जो हमारा स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड मोबाइल अभी जो आप लोगों के सबके पास है, इसको ज़रा आप ये दीवार पे मारना तो दूर की बात है, अगर ये गिर जाए तो ये इसके जो बड़े हसास पुर्जे हैं वो काम करना छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये फंक्शन में उससे बेस्ट नोकिया 3310 से बेस्ट है या नहीं है? बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो फंक्शनलिज्म वाले कहते थे कि भाई स्ट्रक्चर इतना मैटर नहीं करता, बल्कि आप ये देखें कि हमारा जो माइंड है, क्योंकि आप नफ्सियात पे आते हैं कि हमारा जो माइंड है ना, प्रोसेस कैसा करता है, क्या प्रोसेस करता है, ठीक है। दो बातें थी, दो इनके क्वेश्चन थे कि प्रोसेस कैसे करता है और प्रोसेस प्रोसेस क्या करता है। नफ्सियात की जो डेफिनेशन थी, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, कि भाई हमारा जो माइंड है ना, ये प्रोसेस क्या करता है और कैसे करता है, ठीक है। ये मानना था इनका। और ये कहते थे कि जी कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियस शऊर क्या है, और ये शऊर किस लिए होता है, ठीक है, कैसे होता है। तो ये इनका फंक्शनलिज्म वालों का ये मानना था। फिर ये कहते थे कि जी हमारे जो मेंटल प्रोसेस के एनालिसिस हैं, एनालिसिस करें तो उसमें हमें कुछ एलिमेंट नज़र आते हैं, ठीक है। वो क्या है कि फिजिकल सेंसेशन है, जो हमारी 5 हिस्से हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं फिज़िकल चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद हमारे एहसासात हैं, और कुछ इमेजेस हमारे माइंड में बनती हैं, जैसे कि मेमोरीज़ और ड्रीम्स वगैरह। जब हम ख्वाब वगैरह देख रहे होते हैं तो ये भी हमारे जो एक लाशऊर में ये चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा माइंड का प्रोसेस है, ठीक है। जो हमारे फिजिकल सेंसेशन है वो भी, जो हम फील करते हैं वो भी, और जो हमारे माइंड में इमेजेस बनती हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको कहा जाए कि जी आप कल मर ही जाएंगे, तो फौरी तौर पे आपके माइंड में क्या आएगा, कि कौन सी इमेज आपके माइंड में आएगी भाई? इमेज कौन सी आएगी मरी का सुन के?
भाई पहाड़ माइंड में आएंगे ना, सबको पता है कि मरी में पहाड़ है, और अपने आप को इमेजिन करेंगे अच्छा ये हरे भरे पहाड़ होंगे, और मैं इस पहाड़ों के ऊपर जो है वो कल सैर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जी, तो ये आपका माइंड काम करना शुरू, ये आपके माइंड में इमेजेस बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है फिर रात को आप सोते सोते ख्वाब में मरी भी हुए, और ख्वाब में क्या होता है वो चीजें हमें दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा कौन, ये आम तौर पे हमें जो भी ख्वाब है उसमें चीजें ऐसे लग रही होती हैं जैसे रियल है। तो ये जो प्रोसेस है ये सारा दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है इस चीज के बारे में, पढ़ना समझना, ये काम है जी फंक्शनलिज्म वालों का। क्योंकि ये दिमाग की जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले थे वो ये कहते थे कि दिमाग बना हुआ कैसे है, क्या है, कैसे नहीं है, सेम अनाटमी और फिजियोलॉजी। और फंक्शनलिज्म वाले वो कहते थे कि ये दिमाग प्रोसेस कैसे करता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी पर्पस ऑफ स्टडी, कि ऐसा क्यों है। वो कहते हैं कि जी दिमाग कैसे काम करता है, और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और मेंटल प्रोसेस एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस को प्रमोट कैसे करता है, अडॉप्ट कैसे करता है। अच्छा, उसके बाद है जी मेंटल टेस्ट। इसका तरीका क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी के माइंड का टेस्ट कर सकते हैं कि इसका दिमाग कैसे काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। जैसे ये आपसे छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं ना, आपको पढ़ाया उसके बाद टेस्ट दिया, तो टेस्ट से ये बात साबित होती है कि आपका दिमाग कितना काम करता है और कैसे काम करता है, चीज़ों को आप कैसे समझते हैं। आप छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है जी, आप एक दिन दो दिन उनको पढ़ाते हैं, बाद में उनसे फीडबैक लेते हैं, आपको पता चलता है कि ये कौन सा बच्चा है जिसने जल्दी पिक किया है, किसने, जो कोई स्लो लर्नर है। ठीक है जी, और किसने बहुत सारे आपसे क्वेश्चन किए हैं, सवाल किए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ मेथड्स हैं जो किसी के माइंड को आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, कि ये माइंड कितना उसका काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, और क्या प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, ये इसकी मेथड है। अब दोनों में एक बात मुश्तरक थी, कुछ मुख्तलिफ बातें थी स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में, वो आपको बता दी कि एक साख पे यकीन रखते हैं, दूसरे इसके काम पे यकीन रखते हैं। लेकिन एक बात दोनों में मुश्तरक थी, वो ये है कि दोनों ही सिर्फ कॉन्शियसनेस के बारे में और जो आपका एक्टिव माइंड है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोई तहत शऊर लाशूर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बात करते। नंबर 3 पे आ जाता है जी साइको एनालिसिस, बहुत ही मशहूर नज़रिया। अच्छा, ये नज़रिया कंट्रोवर्शियल भी था। अब चूंकि पहले दोनों नज़रिए कॉन्शियसनेस पे बिलीव करते थे या वहाँ तक महदूद थे, तो ये सिगमंड फ्राइड साहब, फ्रॉड माइंड में आ जाते हैं, सिगमंड फ्राइड, ये 1856 को ये पैदा हुए। और ये सॉरी, इनकी फील्ड थी न्यूरोलॉजी, और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ठीक है जी, तो इन्होंने एक साइकोथेरापी का तरीका इजाद किया, यानी कि दिमाग की थेरापी करने का एक तरीका इजाद किया। और इनके मुताबिक हमारे जो तस्वुरात हैं, ख्यालात हैं, या हमारे बिहेवियर है, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, ठीक है, जो कुछ इमेजिन करते हैं, या हमारे माइंड में जो जो थॉट्स आते हैं, इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारे अनकॉन्शियस का ताल्लुक है। किसका? अनकॉन्शियस, लाशऊर। ठीक है, तो पहली दफ़ा सिगमंड फ्राइड साहब ने लाशऊर का जिक्र किया।
और उन्होंने फिर अपनी बुक एक पब्लिश करवाई। उस बुक का नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, ख्वाबों की ताबीर इसको आप कह लें। तशरी ताबीर तशरी वही होता है ना कि आपने कुछ देखा तो उसके बारे में आप ताबीर पूछते हैं कि जी मैंने ये चीज़ देखी है, इसका क्या मतलब है, तो वो तशरी हो जाती है। ख्वाबों की तशरी या ताबीर, ये था उनकी बुक का नाम। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यूज ये आ सकते हैं। साइको एनालिसिस, ये एमसीक्यूज तो भरा पड़ा है, कुछ 100 दफ़ा आया हुआ है। साइको एनालिसिस का नज़रिया किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, उन्होंने वो एक बुक पब्लिश की, द इंटरनेशनल ऑफ ड्रीम्स, सॉरी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये एक एक लाइन के एमसीक्यूज हो जाते हैं। अच्छा, अब उनको उनका मानना ये था कि हमारे जो किरदार का या बिहेवियर का ज़्यादातर हिस्सा है, ठीक है, वो हमारे अनकॉन्शियसनेस में या लाशऊरी जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हमारे लाशऊर में ख्वाहिशात भरी पड़ी है, ठीक है, वो लाशऊर मोटिवेट करता है और उसके ताबे होता है हमारा बिहेवियर। जिधर हमें लाशऊर में जो चीज़ें, जो ख्वाहिशें हमें पड़ी होंगी, हम उसके मुताबिक काम करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, लाशऊर एक ड्राइवर है और हमारा बिहेवियर वो एक पैसेंजर है या उसका फॉलोअर है। ठीक है, जैसे जैसे वो ऑर्डर देता जाएगा लाशऊर, ठीक है, और वैसे वैसे हम हमारा बिहेवियर उसके मुताबिक काम करता जाएगा। ठीक है जी। लेकिन इनकी एक मुतराज़ा बात ये थी, ये कहते थे कि लाशऊर में ज़्यादातर जो हमारी ख्वाहिशात पड़ी हुई हैं ना, या ज़्यादातर जो तनाज़ात हमारे पड़े हुए कॉन्फ्लिक्ट्स पड़ी हैं, वो सेक्सुअल है। ठीक है, ये इनका एक पॉइंट था जिस पे बहुत सारे लोग, इवन कि इनके अपने स्टूडेंट्स भी इनके ख़िलाफ़ हो गए थे। इन्होंने बहुत सारी अजीबो-गरीब बातें की थी इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स अपने इसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि ये एक आम स्टडी, आम तरीक़ाकार से हट के ये सोचते थे और बहुत सारी नई चीज़ों को इन्होंने अपना मौजूद बहस बनाया। अब इनका ये भी मानना था कि जो आप बचपन में एक्सपीरियंस करते हैं ना, वही आपकी आगे चल के जवानी में वही पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। ये बात काफ़ी हद तक इनकी दुरुस्त थी कि बचपन में, मुझे याद है, छोटी-सी एग्ज़ाम्पल हर किसी के एक्सपीरियंस में आती है। चोर-सिपाही कुछ खेलते थे और कुछ लोग जो थे वो अ, टीचर स्टूडेंट खेलते थे। ठीक है, तो मुझे भी याद है कि एक तो मैं भागने में बहुत ज़्यादा तेज़ था और मतलब कि जो लोग छुप जाते थे या किसी को पकड़ना होता था तो मैं उनके पीछे बहुत भागता था, या जब मेरी पकड़ने की बारी बारी होती थी तो मुझे बहुत मुश्किल से वो पकड़ लेते थे। बहुत एक्टिव था मैं। अच्छा, दूसरा, खेलों में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और उससे बढ़ के टीचिंग में। अगर कहीं पे कोई मसला हो गया है, 2 लोगों को, 3 लोगों को सिचुएशन क्लियर करानी करनी है या बड़ों से कोई बात करनी है, तो मुझे ये था कि मैं अपनी पोज़ीशन वाज़ेह कर लेता था। या जो हमारे मतलब एक समझदारी वाली बातें या मामला फ़हम या मामले को सुलझाना, एक्सप्लेन करना मुझे बड़ा अच्छा आ जाता था। ठीक है? और वही हुआ कि बड़े होके हम टीचर बने और स्पोर्ट्समैन बने। ठीक हो गया? तो वो बचपन की जो आपकी एक एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको बड़े होके काम आते हैं। अच्छा, अब साइको एनालिसिस, या इसको आप कह सकते हैं कि न्यू जो फ्राइडियंस हैं, फ्राइडियंस, क्योंकि ये फ्राइड का के मानने वाले जो थे, फ्राइडियंस उसको बोलते हैं। इस फ्राइड के नज़रिए को मानने वालों को फ्राइडियंस कहते हैं। ठीक है, उनमें कौन-कौन से थे? उनके फॉलोअर कार्ल जंग, एल्फ्रेड एल्फ्रेड एडलर, एरिक एरिक्सन और कैरन हॉर्नी। ये वो लोग थे जो कि इसके नज़रिए को सपोर्ट करते थे, इसके फॉलोअर थे, इसके मानने वाले थे। अच्छा, लेकिन ये भी वो लोग थे दो जो फ्राइड साहब की बाकी सारी बातों को तो मानते थे,
लेकिन जो उनकी ये वाली बातें थी कि जो हमारा लाशऊर है वो वहाँ पे ज़्यादातर आइडियाज सेक्सुअली डिज़ायर के पड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को की मुखालफत करते थे, लेकिन बाकी इसकी सारी बातों को वो मानते थे। अब इसका मकसद है स्टडी का, वो यही है कि अनकॉन्शियसनेस आपका ड्राइवर है, वो ड्राइव करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको इम्पल्स फ्राहम करता है, और आप उसके मुताबिक कोई इंसान अपना बिहेव शो करता है। ठीक है, तो किसी के बिहेव से उसके अनकॉन्शियसनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये मकसद है इस स्टडी का। ठीक है जी। अब इसके मेथड कौन से हैं, ये कैसे पता चलेगा? आप ड्रीम एनालिसिस, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, फ्री एसोसिएशन वगैरह, इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी के बिहेवियर का। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल की हैं, तो इसलिए आगे जाने की ज़रूरत इतनी नहीं है डिटेल में। जी, क्रिटिसिज्म तो बेपनाह हुई इस नज़रिए के ऊपर। अ, अच्छा, एक बात ये थी कि ये थोड़ा-सा साइंटिफिक थी। बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट जो थे साइंटिफिक थे, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी थे जो टेस्टेबल नहीं थे, जिनको चेक नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं चेक किया जाता था? कि वो लाशऊरी कॉन्सेप्ट थे। अब लाशऊर को चेक करने के लिए हमारे पास उस वक़्त कोई ना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे, और ना ही कोई ऐसी लैब्स थी जिसमें किसी के लाशऊर का मुताला किया जाए। तो इसलिए ये भी तनकीद की गई कि भई हम इसकी सिर्फ़ बातों को कैसे मानें, जबकि इसके जो नज़रियात हैं या इसकी बहुत सारी बातें वो टेस्टेबल नहीं हैं। अनकॉन्शियसनेस, जो कुछ आप सोच रहे हैं ना, ये है शऊर, ठीक है? और जो आप नहीं सोच रहे, या जिस वक़्त आप समझ लें कि एक नहीं, 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 मेरी बात सुनिए। बहुत सारी बातें आपने पढ़ी हैं, 1 क्लास से लेके अब तक। वो सारी की सारी आपको याद हैं? नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं और उसकी बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, तो लॉन्ग टर्म आपके शऊर में आ जाती है। लेकिन एक दफ़ा भी आपने कोई चीज़ देखी, पढ़ी, आपकी सेंसेस से गुज़री, तो वो फ़ौरी तौर पे चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट, चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए आपके शऊर में आती है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो सारी चीज़ें आपके लाशऊर में चली जाती हैं। लाशऊर को कहते हैं कि एक ऐसा एक बिन है, डस्टबिन जिसको आप कहते हैं। डस्टबिन तो कूड़ा करकट के लिए होता है ना। एक ऐसा कंटेनर है, गढ़ा है, डार्क, जिसमें आप सारे आपके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस उसमें जमा हो रहे हैं। ठीक है? कभी आपके सामने कोई ऐसा होता है, कोई एक ऐसा बंदा आता है जिसकी शक्ल आपने बरसों पहले कभी देखी होती है, तो फ़ौरन आप सोच में पड़ जाते हैं। वहाँ से लाशऊर क्लिक करता है कि अच्छा, ये जो चीज़ आपके सामने आ रही है, कोई बुक है, कोई तस्वीर है, कोई शख्स है, कोई जानवर है, कोई एक आपका एक ज़िंदगी का वाक़या। बाज़ औक़ात तो यूँ होता है कि ऐसे लगता है जैसे आप किसी फ़िल्म को रिवाइंड करके चले रिवर्स करके दोबारा वो सीन देखते हैं ना। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अच्छा, ये कहीं पे रुके हुए हैं, सामने आके बस रुकी है, वहाँ से बंदे रुके, तो फिर पता पता चलता है कि ओह! ये वाक़या तो एक दफ़ा पहले भी हो चुका है। ठीक है? कि ऐसे-ऐसे इसी जगह के ऊपर इसी तरह की बस आके रुकी और यहाँ से ये बंदा उतर के जा रहा था। ठीक है? हम इन चीज़ों को इतना बॉदर नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें कभी-कभी जो ड्रीम्स क्या हैं, ठीक है? जिन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हैं, वही आपका माइंड आपकी फ़िल्म चला देता है आपके बाद में रात को सोते वक़्त। ठीक है? तो लाशऊर वो चीज़ है, एक गड्ढा है जिसमें आपकी याददाश्त, आपके वो सारे एक्सपीरियंसेस जमा हो रहे हैं। जब कभी प्रेज़ेंट में वो चीज़ें आपके सामने कुछ आती हैं, तो लाशऊर उसको क्लिक करता है। कुछ पल्ले पड़ा?
जी, फरहत, आपकी आपकी आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। और किसी को समझ आई है तो वो एक्सप्लेन कर दे कि फरहत क्या कहना चाहती है। जी, किसी को अगर समझ आई है इसकी बात, टूट टूट के आई है थोड़ी सी, तो वो ज़रा। अच्छा, अब मेरी बात सुने। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है, और उस वक्त अगर हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक देखें कि माँ अगर नमाज रोज़ा और ये सारी इबादत और ज़िक्र अज़कार और घर का माहौल ऐसा है जो बड़ा पुरसकून है, तो जो बच्चा होता है बड़ा कूल एंड काम और बड़ा ज़हीन फ़तीन और नेक साले होता है, और हर तरह की ये चीज़ों से, नफ्सियाती मसाइल से वो बचा हुआ होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा मार कुटाई शोर शराबा, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी कल्चर है इस तरह का कि ये लोअर मिडिल क्लास घरों में बहुत ज़्यादा, या इवन के मिडिल क्लास या अपर क्लास घरों में भी ऐसा होता है। पूरी फैसिलिटीज़ नहीं होती, लड़ाई झगड़ा, लोग माएँ इतनी इबादत नमाज ये चीज़ें नहीं करती। तो वो बच्चा अभी माँ के पेट में है, उस तक वो उसके माइंड में वो इंस्ट्रक्शन फीड हो रही है। ठीक है, जो जो वो अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करके वो उसके माइंड में स्टोर हो रही है, वो उसका लाशोर बनता जा रहा है। जैसे जैसे वो लाशोर उसका भरता जा रहा है। ठीक है, अब जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, सोचने समझने की उसकी सलाहियत आती है, उसका शऊर काम करने लगता है, अपने लाशऊर से वो चीज़ें निकाल निकाल के उसको, वो सारे उसके पास्ट एक्सपीरियंस बन रहे होते हैं। ठीक है, वो फिर लाशऊर से अपने एक्सपीरियंसेस को, उन बातों को निकाल के यूज़ कर रहा होता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लाशऊर शऊर से पहले की कैफियत है। लाशऊर तो माँ के पेट से बनना शुरू हो जाता है, और शऊर आपको पैदा होने के बाद कुछ सालों बाद आता है। जी, क्लियर। अच्छा, अब इस इख्तिलाफ़ात के बाद, क्योंकि ये स्ट्रक्चरलिज़्म फंक्शनलिज़्म के थोड़ा सा इख्तिलाफ़ात के बाद एक तीसरा नज़रिया था। लेकिन जो भी है, इसके इख्तिलाफ़ात या इसके ऊपर जितना भी क्रिटिसिज्म किया गया, उस सब के बावजूद भी एटलीस्ट जो साइको के मानने वाले थे ना, उन्होंने मेंटल प्रोसेस के काम को ज़ोर तो दिया। ठीक है, कि जो चीज़ें, हत्ता कि वो चीज़ें नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं की जाती, लाशऊर को आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके काम करने का प्रोसेस का, उसके इस चीज़ के ऊपर उन्होंने जोर दिया। ठीक है जी, ये तीन नज़रियात आपकी समझ में आ गए। मेरा ख्याल है कि बच्चे सो गए हैं। क्रिटिसिज्म नहीं, साइकोएनालिसिस। ओके जी, नेक्स्ट हमारा था बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़रिया, बिहेवियरिज्म। नज़रिया किरदारियत, बिहेवियरिज्म तो आप कह सकते हैं।
जी। ये नज़रिया दिया था जी जॉन वाटसन ने 1878 में। ये पैदा हुए थे और ये अमेरिकन थे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये पढ़े हुए थे हॉपकिन यूनिवर्सिटी के, और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने नफ्सियात के ऊपर जो फोकस किया जा रहा था उस चीज़ का स्टडी का रुख ही मोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो भी इंसान का रवैया है ना, ये जहन की पैदावार नहीं है, ठीक है। पहले तीनों नज़रियात में हमने देखा कि स्टडी अब मेंटल प्रोसेस, दिमाग काम करता है, उसके बाद फिर ये हमारा किरदार का हिस्सा बनता है। लेकिन इन्होंने साइको एनालिसिस से इख्तलाफ किया। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो भी हम कुछ करते हैं, हमारा जो किरदार है, जो हमारा रवैया है, वो हमारे जहन की पैदावार नहीं है, बल्कि जो कुछ हम जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ से जो चीज़ें महसूस करते हैं और हमारा रद्द अमल वैसा होता है। समझ आ गई बात? नहीं समझ आई? बेटा जी थोड़ा सा बोला भी करें, बताया करें मुझे, ताकि पता चले कि मैं ऐसे सिर्फ। कोई बात नहीं, आप ये फीडबैक। जी गुड। ठीक है ना, कि ये जो कुछ हम करते हैं ये हमारा माहौल का असर होता है, ठीक है। माहौल से जो कुछ हम महसूस करते हैं उसके मुताबिक हमारा रद्द अमल होता है, और ये चीज़ें हमारे माइंड में नहीं आती। और वैसे भी आपने देखा होगा कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जिस माहौल में है आप उस तरह का रद्द अमल शो करेंगे। अच्छा, इसके मानने वालों में से पावलो थे, बहुत मशहूर। और उसके बाद B.F. स्किनर थे, बिहेवियरिज्म की थ्योरी दी थी। और आइवन पावलो ने ये कंडीशनिंग की थ्योरी थी। अब कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल्स लर्न देयर बिहेवियर पैटर्न। कि कंडीशनिंग एक ऐसा कंडीशन लगा के आपको एक बिहेवियर पैटर्न बार बार उस चीज़ में से गुजारा जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, कि वो चीज़ आपके किरदार का हिस्सा बन जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जानवरों को, ये सर्कस वगैरह देखी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि जी वो कुछ जानवर है, मखसूस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। शेर है, वो फायर के रिंग में से बार बार गुजरता है। और एक छोटा डोगी होता है, वो जी नंबर निकाल के आता है 14 अगस्त 1947, और ये वो बहुत सारे जानवरों को आपने देखा होगा। अब तो ये यूट्यूब का ज़माना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे इस तरह के क्लिप मिल जाएंगे, जो जानवरों को सिखाया जाता है, और वो जानवर बार बार उनकी इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है, उस कंडीशन में से गुजारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल शेर है जो सर्कस में है, उसको एक रिंग होता है लोहे का, उसको उसके गिर्द कोई कपड़ा या कुछ चीज़ बांध के उसको आग लगाई जाती है, और शेर को उस प्रोसेस में से बार बार गुजारा जाता है। अब जब भी वो शो करने आता है उस टाइम उसको पता होता है कि भी मैंने ये अब इस रिंग में से गुजरना है, ठीक है। तो जो उसके माहौल ने उसको सिखाया, उस शेर ने अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लिया। बेसिकली ये है नज़रिया बिहेवियरिज्म। और आपको पता है कि ये दो बड़े मशहूर तजर्बात भी थे, एक B.F. स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, और दूसरा था आइवन पावलो का क्लासिकल कंडीशनिंग। ये भी याद रखें कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो नज़रिया था वो दिया था, ये है तो बिहेवियरिज्म का, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग ये आइवन पावलो ने दी थी। और ऑपरेंट कंडीशनिंग ये दी थी B.F. स्किनर ने। ये वाटसन, स्किनर और आइवन पावलो तीनों बिहेवियरिज्म के मानने वाले थे, ठीक है जी। आइवन पावलो ने वो जो बिल्ली वाला आपको पता ही है कि उसको कैद किया था एक उसमें। वो एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा है, आप सबको पता है, वो पड़ी हुई है। और उसके अंदर से कोई हुक थी, ठीक है। और बिल्ली के बाहर वो एक कोई खाने पीने की चीज़ थी। तो बिल्ली पहले जाते ही बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती है, भागती दौड़ती है इधर,
लेकिन अचानक उसका पंजा उस हुक के ऊपर पड़ता है और ताकि खुल जाती है और बाहर आती है तो उसको खाना पीना मिलता है। दूसरी दफ़ा जब उस बिल्ली को उसमें से बंद बंद किया गया तो अब उसको पता था कि भी अच्छा इस कोने में या इस जगह के ऊपर मेरा पंजा पड़ा था। तो वो एक इसका जो खिड़की थी ओपन हुई थी और मैं बाहर निकल गई थी। अब उसने थोड़ी तगोदौ की, इधर-उधर हाथ मारे, करीब-करीब मारते-मुड़ते वहाँ उस हुक के ऊपर जल्दी पहुँच गई। ठीक है? और तीसरी दफ़ा जब उसको कैद किया गया तो चंद सेकंड में उसने वो खोल के आ गई बाहर। अच्छा, इस तरह फिर वो करते-कराते बार-बार एक ही कंडीशन से उसको जब गुज़ारा गया ना, अब उसको भेजते थे अंदर, वो जाते उसी हुक के ऊपर क्लिक करती थी फ़ौरन बाहर, हुक के ऊपर क्लिक करना बाहर। तो बार-बार जब उसको एक ही पैटर्न से गुज़ारा गया, एक ही कंडीशन से गुज़ारा गया, तो वो उसके किरदार का, उसके बिहेवियर का एक पैटर्न, एक हिस्सा बन गया। इसलिए कहते हैं कि कंडीशनिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनिमल लर्न देयर बिहेवियर पैटर्न। तो एनिमल्स की जब बात हो रही होती है तो इंसान भी उसमें शामिल होता है। मैंने आखिरी बात यही कही है कि जब ये एनिमल्स की बात हो रही होती है तो ये इंसानों की भी बात होती है, इंसान भी उनमें शामिल है। ठीक है जी। क्योंकि देखें इंसान उस वक्त जो आपका एमसीक्यूज एक ये भी है कि जो पॉपुलेशन है इन लोगों की, ठीक है, जो माहिर नफ्सियात थे या बायोलॉजिस्ट होते हैं, मोस्टली उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो तजर्बात करते हैं जानवरों के ऊपर, इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा तजर्बात नहीं किए जाते। ठीक है, चूहों के ऊपर, रैबिट्स के ऊपर, रैट्स के ऊपर, कैट्स के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, पिजन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वो तजर्बात करते होते हैं, फिर उसको इंसानों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अच्छा जी, और दूसरा वो एक था डॉग डॉग वाला तजर्बा। आपको पता होगा कि घंटी बजाई जाती थी और डॉग को बुलाया जाता था, घंटी सुन के जब कुत्ता आता था तो कुत्ते को खाना दिया जाता था। ठीक है, अब पहली दफ़ा घंटी दी गई, कुत्ते को बुलाया गया, कुत्ता आवाज़ सुन के आया तो उसको खाना दिया गया। दूसरे दिन कुत्ते ने इंतज़ार किया कि कब घंटी बजेगी, घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह में जो राल टपकने वाली है वो पहले उसके मुंह में पानी आने लग गया। ये बायोलॉजिकल अमल है, क्योंकि उसके माइंड में एक प्रोसेस चल पड़ा कि अच्छा अब घंटी बजी है तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, तो उसके जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो काम करना शुरू हो गया। ठीक है, और वो आया, उसको खाना मिला, ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ दिन किया गया। अब जब घंटी बजती थी और कुत्ता आता था तो उसके मुंह से राल टपक गई। अब एक दिन ऐसा किया गया कि उसको घंटी दी गई और कुत्ता आया तो राल टपक रही थी। अब उस वक्त उसको खाना नहीं दिया गया। एक दो दफा ऐसा किया गया, अब कुत्ते को यकीन हो गया कि भाई घंटी का ताल्लुक अब खाने से नहीं रहा। तो एक दिन फिर उसको घंटी दी गई, कुत्ता आया और उसको अचानक फिर दोबारा खाना दे दिया गया। जब दोबारा खाना दिया तो उस वक्त देखा गया कि खाने से पहले उसके मुंह में राल नहीं टपक रही थी, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब खाने वाली घंटी नहीं है। ठीक है जी। तो ये वो कुछ कंडीशनिंग से गुजार के जानवरों को एक उनके ऊपर तजर्बात किए जाते हैं। जी, समझ आ गई बिहेवियरिज्म? ओके जी। उसके बाद हाँ, इसके ऊपर बाकी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट बता दी हुई हैं, पर्पस ऑफ स्टडी, मेथड, ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। क्रिटिसिज्म क्या था? बहुत से पहलू ऐसे हैं जो इंसान के जिनके ऊपर तजर्बात नहीं किए जा सकते, जैसा कि सोचना और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी जो मोटिवेशन होती है, क्रिएटिविटी, ये सारी माइंड से रिलेटेड बातें हैं, तो माइंड के ऊपर प्रैक्टिकल करना, तजर्बात करना मुश्किल था। These two must be studied in order to gain a more complete अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, बहरहाल इसका इतना काफ़ी है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास जो नज़रिया है वो है गेस्टाल्ट का। अच्छा, ये सारी आगे कर ले डिस्कस या आज के लिए इतना काफ़ी है? ओके, इसके साथ फिर आप जनरल नॉलेज का थोड़ा सा कर लें। ठीक है, आज ये चीज़ें इतनी काफ़ी हैं और कल फिर बाकी दो तीन नज़रियात जो रह गए हैं वो पढ़ेंगे और साइकोलॉजी के साथ कुछ और डिस्कस कर लेंगे।